आज के विषय में हम बात करेंगे अनसीन पैसेज के बारे में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपठित गद्यांश के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहिए, किन किन नियमों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक अनसीन पैसेज करके भी दिखाऊंगा। हाँ, अगर आप लोगों की उपस्थिति रही, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, तो निश्चित तौर पर मैं आपको 10 से 12 अनसीन पैसेज करवा दूंगा, जिससे आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर एक और बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो छात्र क्लास को देखेंगे वे जरूर अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी करेंगे, हिंदी की पेडागोजी के एमसीक्यू को भी करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए पहले तो हम ये जान लेते हैं। बाकी अनसीन पैसेज की एक अलग से वीडियो आएगी, उसको भी देख लीजिएगा। आज मैं ज़्यादा नियम तो यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, जो एक अलग से इसकी वीडियो आएगी उसमें मैं सारे नियम आपको बता दूंगा। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले अनसीन पैसेज को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गद्यांश यानी कि पैसेज को क्या करना चाहिए, भली भांति हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें भली भांति यानी कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, और उसके मूल भाव को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए, पहला काम ये है कि अनसीन पैसेज को पढ़िए, और पढ़ने के बाद पढ़ने के साथ साथ उसके मूल भाव को आप समझते चलिए। एक तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि विचारों में स्पष्ट शब्दों को ढूंढने का प्रयास करिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि गद्यांश में क्या होता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ विचार होती हैं, कुछ अलग से विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, ठीक है। उनको ढूंढने का प्रयास करिए, पढ़ते समय ही उनको आप ढूंढते चलिए और अंडरलाइन करते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गद्यांश पढ़ते समय ज़्यादातर आप क्या करें, रेखांकित करते चलें। कहने का मतलब ये है कि उसमें एक तरीके से अंडरलाइन करते चलें, जिससे आपको हर शब्दों को या हर पंक्तियां आपको कहीं ना कहीं ध्यान रहेंगी। और इससे क्या होगा कि दोबारा अगर आपको पढ़ना हो तो आप वहां पर जाकर तुरंत देख सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप आंसर देंगे वो अनसीन पैसेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गद्यांश से बाहर का नहीं होना चाहिए, अपने आप से कोई दिमाग आप नहीं लगाएंगे। और जो व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं वो व्याकरण के सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें कर लेना चाहिए। वो तो व्याकरण का ही यूज करना चाहिए जहाँ पर व्याकरण शब्द को पूछा जा रहा है। बाकी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछा जाता है, इसमें हमें इस बात को जरूर ध्यान देना होता है कि जो पूछा जाए वही बताया जाए, और जो गद्यांश में हो वही बताया जाए, अपने आप से कुछ भी ऐड ना किया जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों का अनसीन पैसेज इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वे क्या करते हैं, अपने आप से जोड़ने का कुछ प्रयास करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना है। जो पैसेज में कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है, उसके मूल भाव को समझकर उसका उत्तर आप दीजिए। आइए बात करते हैं आज के अपने पहले अनसीन पैसेज के बारे में, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन अभी पहले हमारे साथ पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, आपका ध्यान बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, और सब कुछ बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाइए, तभी सॉल्व करिए हमारे साथ, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपने हाथों को आराम दीजिए और ध्यान से अपने दिमाग को यहाँ स्थिर रखिए, तभी आप अनसीन पैसेज को कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौवा के आश्रयदाता वृक्षों को ऋग्वेद में काकमबीर कहा गया है। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि काकमबीर कहा गया है। देखिए, कौवों के आश्रयदाता मतलब जहाँ कौवा रहता है वहाँ पर वृक्षों में, मतलब वृक्षों को बताया है कि ऋग्वेद में वृक्ष को बताया गया है कि काकमबीर कहा गया है, जहाँ पर कौवे रहते हैं। ऐसे वृक्षों की मलिका में ही नीम को शुमार किया जाना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे वृक्षों की मलिका में ही नीम को शुमार यानी कि सही किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है या किया जाना चाहिए। हर साल कौवा कितने ही घोंसले नीम के पेड़ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हर साल अगर देखा जाए तो कौवा के कितने सारे देखा जाए तो घोंसले जो हैं नीम के पेड़ पर ही पाए जाते हैं। बैसाख माह में कौवे यदि एक पेड़ पर, देखिए समझिएगा, बैसाख माह में कौवे यदि इस पेड़ पर घोंसले बनाते हैं तो इसे समृद्धि का लक्षण माना जाता है। समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर बैसाख के महीने में कौवे क्या करते हैं, नीम के पेड़ पर क्या करते हैं, एक तरीके से घोंसले बनाते हैं, तो ये माना जाता है कि ये समृद्ध है, मतलब एक तरीके से जो पेड़ है पूरी तरीके से समृद्ध है, ठीक है। एक तरह से यह आगामी खुशहाली का संकेत देता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये क्या करता है कि एक खुशहाली का संकेत दे रहा है। वैसे कौवे की आवाज़ थोड़ी सी
थोड़ी यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ भोड़ी लिखा है, थोड़ी और कर्कश होती है। भोड़ी और थोड़ा से कर्कश होती है, यानी कि भोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ा से अलग ही आवाज़ की तरह होती है, ठीक है, थोड़ी सी कह सकते हैं कड़कड़ाहट होती है अलग से, ठीक है। लेकिन काकाम्बीर के घोंसले में बैठे हुए कौवे की महीन और चुलबुली आवाज़ जो एक बार सुन लेता है वो मोहित हो जाता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है जो काकाम्बीर घोंसले पर जो कौवे बैठते हैं उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, उनकी आवाज़ इतनी महीन और चुलबुली है कि एक बार अगर कोई सुन लेता है तो उसका दिल जो होता है बड़ा हैप्पी हो जाता है, यानी खुश हो जाता है, यानी कि वो मोहित हो जाता है, क्योंकि उनके कंठ से चाशनी पगे स्वर को निकल रहे होते हैं। तो बताया जा रहा है उसका क्या कारण है उसके पीछे का, तो उसके पीछे का कारण है उसके कंठ से चाशनी पगे, मतलब चाशनी लगे हुए स्वर को जैसे निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है, यानी निकल रहे होते हैं। निम्बोरी के बीज से तेल निकाला जाता है, वाह भाई, निम्बोरी के बीज से तेल निकाला जाता है जो मारगोसा कहलाता है। देखिए ध्यान रखिएगा इसमें, निबोरी के बीज से तेल निकाला जाता है जो मारगोसा कहा जाता है, यानी कि मारगोसा कहलाता है। कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कीटनाशक की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, लेकिन इतना आपको आराम से नहीं पढ़ना है। वाद विकार के मामले में मालिश करने के लिए भी यह तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रकार का विकार होता है, कोई समस्या होती है, तो मालिश करने के लिए भी मारगोसा का तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर निबोरी के बीज से जो तेल निकाला जाता है उसे मारगोसा कहा गया है, और कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है मारगोसा का, और इससे मालिश भी किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीम की लकड़ी ठोस और मजबूत होने से पानी के जहाज बनाने के काम में प्रयुक्त होती है। देखिए नीम की लकड़ी जो होती है किसके काम में आती है, जहाज बनाने, पानी के जहाज बनाने के काम में आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये ठोस और मजबूत होती है। खिलौने, कृषि के औजार तथा बैलगाड़ियां भी बनाने के लिए इस नीम की लकड़ी का उपयोग होता है। देखिए कितना अच्छा पैसेज है, बहुत ही छोटा पैसेज है, अगर आप ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ लें तो आपको तुरंत याद हो जाएगी कि भैया कौवा के आश्रयदाता वृक्षों को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, काकाम्बीर कहा गया है। ऐसे वृक्षों की मलिका में ही नीम को शुमार किया जाना चाहिए। और दूसरी बात कहा गया है कि हर साल कौवे के कितने ही घोंसले नीम के पेड़ पर पाए जाते हैं। अगर यही कौवे जो होते हैं बैसाख माह में यदि इस पेड़ पर घोंसले बनाते हैं नीम के पेड़ पर, तो इस पेड़ को समृद्ध माना गया है, या इसके लक्षण समृद्ध माने गए हैं। एक तरह से यह आगामी मतलब कि आने वाली खुशहाली का संकेत दे रहा है। लेकिन कौवे की जो आवाज़ होती है आप देख रहे हैं भोड़ी और कर्कश होती है, यानी कि कड़वाहट होती है थोड़ी सी। लेकिन जो काकमबीर पे ध्यान रखिए, जो काकमबीर पर घोंसले बैठते हैं उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि उनके कंठ से चाशनी पगे स्वर निकलते हुए। अब निम्बौरी के बीज से तेल निकाला जाता है, उसे क्या कहा गया, मारगोसा कहा गया है। और इससे क्या बनाई जाती है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कौन सी दवाइयाँ, कीटनाशक वाली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसके तेल से क्या होता है, मालिश भी किया जाता है। या इसका तेल किस में इस्तेमाल होता है, तो मालिश में भी इस्तेमाल आता है। नीम की लकड़ी नीम की लकड़ी क्या होती है, ठोस और मजबूत होती है, जिसकी वजह से क्या है, जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और लकड़ी, खिलौने, औजार और तमाम तरह की चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न, इसमें से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वे आप गलत करेंगे। चलिए बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अब आप गलत मत करिएगा। जिन पेड़ों पर कौवे घोंसले बनाते हैं ऋग्वेद में उसे किस नाम से जाना गया है। सोचिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब इसमें भी गलत आप नहीं करेंगे, सॉरी, अब इसमें भी यदि आप गलत करते हैं तो ये फिर बुरी बात है, इसका मतलब है कि आप समझे नहीं हैं। देखिए ऋग्वेद में क्या कहा गया है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ कहा गया है काकमबीर कहा गया। क्या कहा गया है, काकमबीर कहा गया है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए आपके पैसे में मिला हुआ है ना कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वृक्षों को, तो ऋग्वेद में वृक्षों को कहा गया है काकमबीर कहा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में वृक्षों को क्या कहा गया है, काकमबीर कहा गया है। और यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि जिन पेड़ों पर घोंसले बैठते हैं, सॉरी कौवे जिन पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में भी है। तो सिंपल सी बातें है, जो लिखा गया है वही बातें पूरा साफ साफ यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए जो प्रश्न कहा जा रहा है उस प्रश्न का जवाब उसी पैसेज के हिसाब से ही देना है, अपने आप से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। फिर समझिएगा, कौवे जिस महीने में अपने घोंसले बनाते हैं उसे हिंदी का नाम क्या दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब इसको भी गलत मत करिएगा, ये भी गलत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप समझे नहीं हैं। देखिए
कौवे जिस महीने में अपने घोंसले बनाते हैं उसका हिंदी में नाम क्या है? तो हमने आपको पहले ही बोला कि भैया टिक लगाते चलिएगा। अभी देखिए यहाँ हमने आपको टिक लगाकर दिखाया था। ये आप देखिए बैसाख का महीना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको समृद्ध वाली बात बताया था ना, लक्षण। तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा, बैसाख माह की बात की गई है। तो बैसाख माह की बारे में बात करते हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बैसाख होना चाहिए। तो ये देखिए बैसाख है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। तो कौवे जिस महीने में अपने घोंसले बनाते हैं उसका हिंदी नेम पूछा है, तो बैसाख है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नीम के फल का नाम क्या है? नीम के फल का नाम क्या है? अब भी गलत मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए कितना मतलब घुमा कर दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, बस थोड़ा से शब्दों को फर्क कर दिया गया है। अब जल्दी से बताइए कि क्या कहा गया है, कुछ मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आप चले जाइए कि नीम के पेड़ को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है। ये देखो निम्बोरी कहा गया है, क्या कहा गया है? निम्बोरी, सॉरी निबौरी कहा गया है। क्या कहा गया है? निबौरी कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है निबौरी कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया? पहला सही हो गया, निबौरी कहा गया है, ठीक है। नीम के फल का नाम क्या है? निबौरी, ठीक। तो नीम के फल का नाम क्या है? निबौरी ही कहा गया है, निबौरी ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा, जवाब दीजिएगा अच्छे से। पानी के जहाज बनाने में नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है, क्यों होता है? क्योंकि या ठोस और कमज़ोर होती है, या ठोस और कठोर होती है, ठोस और मजबूत होती है, और ठोस और रूखी होती है। जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका भी जवाब यदि आप गलत देते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। देखिए एक तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कमज़ोर की तो कहीं बात की ही नहीं गई थी, तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा पहला गलत हो गया। यहाँ पर रूखी की बात करते हैं तो रूखी भी कोई बात नहीं की गई है। अब हम ढूंढ लेते हैं कि क्या कहा गया, मतलब कि एक तरीके से किस प्रकार की लकड़ी होती है, ठोस किस प्रकार की होती है। एक बार हमें पैसेज में दोबारा जाना चाहिए जल्दी से। वैसे तो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक ही बार में याद कर लेना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि नीम की जो लकड़ी होती है ठोस और मजबूत होती है। नीम की जो लकड़ी होती है ठोस और मजबूत होती है, जिसकी वजह से पानी की जहाज बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं तो सी सही हो जा रहा है, यहाँ कठोर की भी बात नहीं की गई है, ठीक है। आप मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, अभी मत सोचिए कि एक ही सॉल्व कर लिया और आपको आने लगा। अभी आज मैं आपके साथ सरल पैसेज करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलकर कठिन भी करवाऊंगा कि कैसे कठिन क्वेश्चन आते हैं। मारगोसा है, नीम के बीज से बना तेल है, तेल का बीज है, तिल का तेल है, नीम का बीज है, और एक तरीके से सरसों का तेल है। अब ये भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। देखिए मारगोसा क्या है, चलते हैं एक बार ऊपर देख लेते हैं मारगोसा क्या है दोस्तों, ठीक है। एक बार ऊपर देख लेते हैं भैया मारगोसा। वैसे तो हमें तो याद ही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखो, यहाँ पर जो है नीम के फल को निम्बौरी कहा गया, और उसके बीज से जो एक तरीके से उसके बीज से बना हुआ जो मतलब तेल, निम्बोरी के बीज से जो तेल निकलता है उसे क्या कहा गया? मारगोसा कहा गया है, ठीक है। तो क्या कहा गया? मारगोसा कहा गया। एक मिनट, शायद मैं प्रश्न भूल गया, एक मिनट दोस्तों। हाँ, मारगोसा क्या है? नीम के तेल से बना हुआ। देखो निम्बोरी जो है वो उसे क्या कहा गया है? नीम कहा गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, निम्बोरी को क्या कहा गया? नीम कहा गया। ऑप्शन नंबर पहला लगा देते हैं। तो नीम के बीज से तेल बना तेल को क्या कहा गया? मारगोसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर तेल, देखिए नीम का बीज, केवल नीम का बीज सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर नीम के बीज से बना तेल को क्या कहा गया है? मारगोसा कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया? मारगोसा कहा गया। चलिए आश्रयदाता का विग्रह कीजिए। ये तो प्रश्न आपका उसमें का है, कह सकते हैं कि विग्रह करने संधि विच्छेद से रिलेटेड है। आश्रयदाता का विग्रह कीजिए, बताइएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आश्रयदाता का अगर देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखिए एक तो अगर हम देखते हैं पहले ऑप्शन से तो आश्रय, यहाँ पर यह आ गया है, जो लिखा है वही डाल दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला कट गया। फिर आश्रदाता, देखिए आश्रदाता हो जाएगा तो फिर या कहाँ जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन देखते हैं, आश्रयता, अगर आश्रयता कहते हैं तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। अगर जो विग्रह है उसको जोड़कर देख लीजिए, आश्रदाता बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? आश्रदाता बन जाएगा। जो प्लस है इसको जोड़कर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए
कई बार क्या होता है, आप लोग सोचते हैं इसका विग्रह कैसे करें, जब पहले से ही विग्रह है तो इसको जोड़ कर देख लीजिए, इसको क्या करिए जोड़ कर दीजिए, देख लीजिए ऑप्शन से, और जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो आपको लगेगा कि यही सही होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए आश्रयदाता, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, जो यहाँ प्लस है, प्लस को हमने हटा दिया या कहीं अलग लिख दिया हमने, तो आश्रयदाता साफ साफ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कर्कश का विलोम शब्द आपको बताना है कि कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, 127 का बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पूछ रहा है विलोम आपको बताना है, विलोम आपको बताना है कर्कश का विलोम। ठीक है, तो कर्कश का विलोम बनाना है। देखिए कर्कश का मतलब क्या होता है, कर्कश का मतलब होता है मधुर होता है। ठीक है, कर्कश जो विलोम होगा वो मधुर हो जाएगा, कर्कश का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से मधुर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कर्कश का मतलब होता है कठोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, इसे समृद्धि का लक्षण माना गया है, रेखांकित शब्द। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए कि इसे समृद्धि माना गया है। यहाँ किस प्रकार की चीजें दिख रही है, कौन सी मतलब संज्ञा दिख रही है, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, गुणवाचक। आराम से इस प्रश्न को देखो, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, दिमाग तो लगाना है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लगा देना है कि इसका मतलब होगा तो कैसे होगा, कैसे वाला सिस्टम नहीं चलना चाहिए। बस आपको ना तो ज़्यादा सोचना है ना कम सोचना है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आपको मध्यम मार्गी रहना है। अगर आप मध्यम मार्गी रहेंगे तो आपसे कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं होगा। अगर आप एक तरफ हो जाएंगे या तो आप बहुत अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, यदि आप बहुत गलत बनने का प्रयास करेंगे तो ये मान के चलिए आपसे कोई व्यक्ति खुश नहीं रहेगा, हर व्यक्ति आपसे दुखी रहेगा। तो एक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो मध्यम मार्गी होना चाहिए। तो ये मान के चले उससे हर व्यक्ति खुश रहेंगे और उसका हर प्रश्न सही होगा, उसका हर प्रश्न सही होगा, क्योंकि वो मध्यम मार्गी है। उसे पता है कि कितना किसी की आलोचना करना और कितना किसी की बड़ाई करना है। उतना ही आलोचना किया जाए जितना दूसरे व्यक्ति को थोड़ा से सुनने में भी अच्छा लगे, उतना ही बड़ाई किया जाए जिससे दूसरा वाला जो व्यक्ति होता है उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई जो बातें बताई जा रही हैं वो सही है। ठीक है, अब पता लगा कि आप बिना यहाँ पर क्या भौकालबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आलोचना कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बड़ाई कर दिया, तो उस व्यक्ति को पता चलेगा कि आप बेकार आदमी हैं, क्योंकि आपकी सोच अच्छी नहीं है। तो फिर यहाँ सोच भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अब जब सोच यहाँ पर डिपेंड करती है तो शायद इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। हमारे ये जो मैं आपको बता रहा था इसके हिसाब से भी आप चाहें तो प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सोच की बात की जा रही है, सोच सोचिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, क्या यहाँ जाति से कोई मतलब है ही नहीं। गुणवाचक कोई गुण की बात की जा रही है क्या, व्यक्तिवाचक यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात है ही नहीं। यहाँ पर सोच का मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ भावनाएं दर्शाई जा रही हैं कि आगे चलकर यहाँ एक क्या है, एक तरीके से समृद्धि का लक्षण दिखा रहा है। हमने आपको बताया था, याद करिए आप। ठीक है, आप शायद भूल गए होंगे लेकिन हमने आपको बताया था, हमें याद है, हमने आपको बताया था दोस्तों। देखिए यहाँ आप देखिएगा, ये देखिए बैसाख के माह में क्या होता है, यदि जो कौवे होती हैं वे पेड़ पर घोंसले बनाती हैं तो इसे समृद्धि का लक्षण माना जाता और एक तरह का क्या है, आगामी खुशहाली का संकेत है। देखिए आप सोचिए एक बार, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर क्या होगा कि आप एक जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप एक तरीके से ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा से आगामी संकेत है, किस बात का, आप जो इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये संकेत है। जब यहाँ पर संकेत है और वो भी आगामी भविष्य की बात है तो कहीं ना कहीं यहाँ भावनाएं ही होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, भावनाएं ही होंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों सही हो जाता है। इसे समृद्धि का लक्षण माना जाता है तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा से दो चार और अन्य प्रश्नों के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए आप वीक में तो वैसे अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप क्या करिए, वीक में कम से कम 3 पैसेज सॉल्व करिए। अगर पैसेज से सारे क्वेश्चन सही करना है तो 3 पैसेज वीक में सॉल्व करिए और अपना दिन निर्धारित कर लीजिए कि इस वीक में मुझे कितने मतलब कब सॉल्व करना है। यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें टाइम बता दीजिए और मैं आपको उस टाइमिंग डेली करवा दिया करूँगा। ठीक है, या आप कहें तो जैसे 9 बजे हमारी क्लास होती है, 9:05 से हमारी MCQ वाली क्लास होती है। ठीक है, तो MCQ वाली क्लास
के बाद अगर आप कहें तो एक पैसेज मैं आपको डेली करवा दूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट करके आप बताते हैं, आपका समर्थन ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर पर डेली एक या दो मैं आपको पैसेज करवा दिया करूँगा। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आपका समय लूँगा, लेकिन हाँ ये मान के चलिए आपकी जो सोच है वो बढ़ जाएगी। आप अपने आप से जब सॉल्व करेंगे तो उतना भले ही सोचना आए, लेकिन अगर आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे निश्चित तौर पर आपके जो सोचने का तरीका है वो होगा, वो बढ़ जाएगा। बाकी मर्जी आपकी है, करना क्या है आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। प्रश्न यह है कि भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या तात्पर्य है। देखिए समावेशन का मतलब क्या हो जाता है, इंक्लूजन का मतलब हो जाता है दोस्तों कि सभी को जोड़ने की बात की जाएगी। जहां भी समावेशन की बात की जाएगी, चाहे वो भाषा शिक्षा की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जहां पर चाहे वित्तीय समावेशन की बात करें या किसी भी प्रकार की शिक्षा हो या पैसे के लेकर हो, कहीं पर भी समावेशन का मतलब होता है सबको जोड़ना, सब तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तो इसी को माना जाएगा समावेशन माना जाएगा। बाकी अब इसका जवाब दीजिएगा कि यहाँ भाषा शिक्षा में समावेशन का मतलब क्या होगा। इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्ति को अपनाता है। इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखने के लिए अध्यापक जो होता है व्यवहारिक युक्तियों को अपनाता है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, तुरंत जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। इसमें विद्यालयी शिक्षा के सभी घटक शामिल होते हैं, जैसे बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदाय का सृजन। इसमें ठीक, एक तो बी ऑप्शन ही कहता है। सी ऑप्शन कहता है इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों का प्रयोग में लाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी को जोड़ना है, उन विधियों को शामिल करना है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, जवाब बताइएगा, दीजिएगा अच्छे से। फिर तीसरा डी वाला देखिए जाए, इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए, मतलब संलग्न का मतलब हो जाता है जोड़ते हुए, भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। आपको ये बताना है कि इसमें से चार में से कौन सा सही है। इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए, ठीक, अंतःक्रियात्मक का मतलब हो जाता है जो एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनल जो एक्टिविटीज होती है उनको भी ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण का मतलब ये है कि आपको लैंग्वेज टीचिंग करना है, वो भी रूपांतरित दृष्टिकोण को भी शामिल करना है, मतलब एक तरीके से उन चीज़ों को अच्छा करना है। आपको ये बताना है चार में से कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कुछ छात्रों ने जवाब देने के बारे में सोचा भी है और वे दे भी रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कुछ छात्र ये सोच रहे थे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी सही होना चाहिए उनके हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर छात्र यही सोच रहे थे बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सभी घटक शामिल होते हैं। अगर यहाँ पर आर्थिक संसाधन नहीं, यहाँ पर भाषा की बात की जा रही है। अगर ये क्या होता है कि केवल समावेशन होता है तो फिर केवल समावेशन का मतलब हो जाता कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता क्योंकि फिर बुनियादी संरचना भी जरूरी होता है, कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान। और दूसरी बात करते हैं आर्थिक संसाधन की बात करते हैं, विद्यालय समुदाय का सृजन करना। ठीक है, तो एक बार बी ऑप्शन सही होता यहाँ पर आप जो सोच रहे थे, लेकिन यहाँ भाषा शिक्षा की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो गया वो गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो सी गलत क्यों हो रहा है? सी इसलिए गलत हो रहा है कि पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकों से जुड़ी विधियों का प्रयोग में लाना, ऐसी बातें नहीं है भाषा शिक्षा में, ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है? इसमें अगर देखा जाए तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों, देखिए अध्यापक को ऐसी चीज़ें की आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक युक्तियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाता है। इसमें सामाजिक और समाज में जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन दृष्टिकोण को भी ध्यान के, मतलब जब आप भाषा पढ़ाएं तो सामाजिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखें तभी आप भाषा पढ़ाएं, क्योंकि आगे चलकर क्या है कि जो बच्चा होता है वो समाज के साथ उसका संपर्क होता है। भाई विद्यालय बच्चा आया, विद्यालय से वो घर जाएगा तो वहाँ भी तो भाषा का इस्तेमाल होता है ना। तो आप ऐसी भाषा ना पढ़ाएं जिससे बच्चा जब जाए तो वहाँ किसी से कुछ बोले तो वहाँ के लोगों को ही ना समझ में आए। तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे क्या हो कि बच्चों को यहाँ जो सीख रहे हैं वो घर पर जाने पर उसकी उपयोगिता हो सके, उसकी प्रासंगिकता हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो बातें लिखी गई हैं, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमने आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर प्रासंगिक शब्द बोला भी गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भाषा जो है अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है?
मतलब जो भाषा है अध्यापक शिक्षा से, मतलब कि जो टीचर है उसकी शिक्षा से विमर्श और चिंतन मनन से क्या इसमें तात्पर्य हो सकता है। सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार करना और मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करना। देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम इसको अंग्रेजी में देख लेंगे। जैसे अब देखिए आपकी अंग्रेजी केवल दो जगह काम आएगी, ध्यान रखिएगा, केवल दो जगह आपको अंग्रेजी काम आएगी। एक तो आपको काम वहां पर आएगी अंग्रेजी जब आप सीडीपी करेंगे और जब आप क्या करेंगे ईवीएस करेंगे, बाकी जगह अंग्रेजी आपको काम नहीं देगी। तो ये मान के चलिए हिंदी में आपको कोई अंग्रेजी नहीं मिलने वाली, इसलिए आप हर शब्दों को समझने का प्रयास करें। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है, आप अपना तर्क मत लगाएं बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया भी, वे लोग सोच रहे होंगे सर हमें टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि सभी छात्र उपस्थित थे और सभी लोगों के मन में विचार आए थे। देखिए जब हिंदी के आप पेडागोजी करेंगे तो वहां पर इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा, तो आप जो शब्द मिले उनको समझने का प्रयास करें। आप ये मत सोचें बार बार कि नहीं हमें इंग्लिश में देख लेना। आपकी वो बातें तर्क बिल्कुल सही है और हमने हर छात्र को यही बताया है कि जब आप सीडीपी और ईवीएस करें तो अगर उसके शब्दावलियाँ आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्या करें उसके हिंदी का उसके अंग्रेजी वर्जन को जरूर देख लें, लेकिन हिंदी की भी पेडागोजी को सॉल्व करिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो दो काम करते हैं, वे क्या करते हैं या तो सीडीपी पढ़ते हैं या तो ईवीएस पढ़ते हैं। अब केवल सीडीपी पढ़ने से और केवल ईवीएस पढ़ने से अगर हमारी परीक्षा निकल जाती तो फिर आप सोचिए कि हमें एक ही विषय पढ़ाना होता, हमें दो ही विषय पढ़ाना होता या पढ़ना होता। तो हर विषय को आपको पढ़ना चाहिए, हर विषय को आप प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपको एक दो दिन में हिंदी की पूरी पेडागोजी पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हिंदी की प्रमुख विधियों के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करते नहीं, दिक्कत यह है कि आप लोग सहयोग नहीं करते। आप लोगों को लगता है छोड़ो सर, छोड़ो कहीं हम और देख लेंगे, ठीक है, आप कहीं और देख लेंगे, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको फिर बाद में पता चलेगा कि प्रवीण सर ने जो पढ़ाया था वाकई में सही पढ़ाया था। आप लोग बार बार सोचते होंगे सर अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है क्योंकि हमने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर मेरे पढ़ाए हुए छात्र सेलेक्ट ना होते तो मैं कभी ऐसी बातें ना करता, ठीक है। तो मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र 2018, 19, 20, 21 आप देखें तो बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ और इस वर्ष भी आप देखेंगे तो हो सकता है हमारे ही पढ़ाए हुए आप भी सिलेक्ट हों। ऐसा नहीं है कि आपने अलग से कहीं पढ़ा हुआ है, आपने हमसे ही पढ़ा हुआ, आपका सिलेक्शन होगा तब भी आप मेरे में ही जुड़ेंगे, ठीक है, वो मेरे ही डेटा में आप आएंगे। आप कितना भी कहेंगे तो कहीं से भी कहेंगे कि मैंने प्रवीण सर से नहीं पढ़ा, तो कैसे भी आप कहेंगे तब भी वो मेरे डेटा में आप शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक दिन भी अगर पढ़ाया हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैंने मार्गदर्शन दिया हुआ है। लेकिन मैं एक दिन को पढ़ाने को अपने में नहीं शामिल करता हूँ, महीने 2 महीने कोई पढ़ता है तभी मैं उस डेटा को शामिल करता हूँ, एक दिन वाले में कोई बात नहीं होती। चलिए बात करते हैं भाषा अध्यापक के बारे में। बताइएगा सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार, मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करते हैं। देखिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ, अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण, दोहराव आधारित अभ्यास शामिल है। देखिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं इसमें एक भी ऑप्शन नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए आप देखिए कि कैसे आपको दिमाग यहाँ पर काम नहीं कर रहा होगा। यह इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय और किस तरह के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। सोचिए, अब इसका जवाब दीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। देखिए मैं आपको एक और अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं कोई छात्र ना सोचा करे कि सर ये चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन ना हो, मैं हर एक छात्र को और अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उसके मार्क्स पास तो सब हो जाएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं, जहाँ तक मैं हर रोज़ दुआएं करता हूँ कि हमारे सारे छात्र पास हो जाएं, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ। सोचिए कि जो व्यक्ति संडे को भी मेहनत कर रहा है तो उसके मन में कैसा होगा आप लोगों के प्रति विचार, ठीक है। कभी कटु शब्द आते हैं क्योंकि क्या होते हैं, हमारे अंदर भी भावनाएं हैं, जब हमें गलत लगता है तो फिर हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आप ये मत सोचा करें कि हमारे आपके प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना होंगी, ठीक है, उसके कहने और ना कहने से, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो मुझसे मिसबिहेव भी बात कर देता है तब भी उस व्यक्ति के बारे में मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि उसने क्या कहा, मैं ये सोचता हूँ कि उस व्यक्ति की स्वयं की इच्छा थी, उसके स्वयं के विचार थे, उसने जो कहा वो उसका स्वयं की बातें थी। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, अगर वो गलत सोच रहा है तो उसकी खुद की परेशानी है। हाँ, तो ये मेरा मानना है और हर एक व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बताइएगा, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया आज,
और बताइएगा इसके आंसर के बारे में। भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श मतलब कि एक जो विचार होता है, चिंतन मनन से क्या तात्पर्य हो सकता है। सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार मतलब एक क्या ऐसा बातें हो सकती हैं कि चिंतन मनन से सचेत रहना, प्रायोगिक रूप से सिद्ध करना, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? ठीक है, आप बताइए एक बार। ऐसी चीज़ें तो यहाँ पर हैं ही नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होता है वो गलत हो जाता है। मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन मतलब नवीन का मतलब होता है नया, अंतःदृष्टि मतलब जो हमारी खुद की दृष्टि तथा समझ प्रदान करता है, मतलब हमारी दृष्टि। यहाँ पर भाषा अध्यापक शिक्षा में क्या है, हमारे विचार, हमारे चिंतन, हमारे मनन से क्या तात्पर्य कह रहा है, तो हमारी जो नई सूचनाएं हैं, नई चीजें हैं, खुद की दृष्टि, अंतःदृष्टि मतलब खुद की समझ यहाँ प्रदान की जा रही है। देखिए बी ऑप्शन समझिएगा, हमें थोड़ा से सही लग रहा है। अब सी देख लेते हैं। इसमें सामान्यतः इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण, दोहराव आधारित अभ्यास शामिल है। भैया अगर हम दोहराव करते रहेंगे, कंठस्थीकरण, यहाँ पर तो मेन ये बातें हैं कि कंठस्थीकरण का मतलब नहीं है, यहाँ पर कंठस्थ किसी चीज को याद करने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि किसी चीज के बारे में हमें विचार करना है, वो भी शिक्षा पर हमें विचार करना है। शिक्षा में जो विमर्श है यानी कि विचार है, उसमें हमें क्या करना है इस पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो हमारे हिसाब से गलत हो जाता है। या इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी बातें नहीं शामिल की जा रही हैं यहाँ पर कि चिंतन मनन से क्या तात्पर्य हो सकता है कि किस तरह के समाज दिन प्रतिदिन के निर्णय को किस तरह से क्रियान्वित मतलब किसी चीज को लागू करने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाता है। एक तो हमें कीवर्ड से ही निकाल लेना चाहिए था अंतःदृष्टि से। अंतःदृष्टि मतलब स्वयं की सोच से, स्वयं की, जैसे कहा नहीं जाता आप अपने स्वयं के विचार से बताइए, स्वयं के विचार का मतलब स्वयं की दृष्टि से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसलिए सही हो जा रहा है। थोड़ा से समय ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं और थोड़ा सी बातें अलग हो जा रही हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कई बार क्या होता है कि हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी भाषा शिक्षा की मतलब भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, परसेप्शन नहीं है, आपको ये बताना है, या कॉन्सेप्ट नहीं है, परसेप्शन नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। एक तो चुनौती अवधि की परिकल्पना भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, ये बताना है आपको। बोधगम्य निवास, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण और सकारात्मक पुनर्बलन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको थोड़ा सी भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों ने हमसे हिंदी की पैडागोजी पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है। अब हिंदी की पैडागोजी जो है एक तरीके से मैं दोबारा कराने वाला हूँ, मुझे पता है बहुत सारे छात्र भूल गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको यूट्यूब पर करवा देता हूँ, जिससे क्या हो कि उनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क एवं क्षति नियंत्रण भाषा शिक्षा की अवधारणा में शामिल नहीं आएगा, जबकि चुनौती अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य, सकारात्मक भाषा शिक्षा की अवधारणा में शामिल होगा। बिल्कुल ये चीजें यहाँ पर शामिल होती है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये होगा हमारा लास्ट प्रश्न और इसका जवाब दीजिएगा अच्छे से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहलाती है? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय प्राथमिक चरण में माध्यम रूप से अंग्रेजी भाषा हो। बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सी ऑप्शन कहता है कि यहाँ पर सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में होना चाहिए। और डी ऑप्शन कहता है कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भले ही आपको ना आ रहा हो, मैं कहता हूं भले ही आपको नहीं ना आ रहा हो, तब भी अगर आप थोड़ा से माइंड लगा लेते हैं, थोड़ा से भी अगर आप माइंड लगा लेते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर होता तो मैं आपकी जगह पर कैसे सॉल्व करता, मैं ऐसे सॉल्व करता कि जैसे कि यहाँ पर जो सभी वाले शब्द मिल गए, मुझे पहले तो सभी मिल गया, इसलिए मेरे लिए निगेटिव है। केवल, सभी, ऐसे शब्दों को मैं गलत काट के उस ऑप्शन को गलत कर देता हूँ। एक तो ये हो गया मेरा ऑप्शन। फिर देखा जाए, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय प्राथमिक चरण में मतलब प्राइमरी में के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। अगर प्राइमरी में अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो सोचिए बच्चे सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। फिर देखते हैं अब ए और हमारे पास बचता है डी। अब यहाँ पर क्या है,
एक बार अगर हम विद्यालय के अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति का आवश्यक हम देख रहे हैं, तो थोड़ा से हमें मल्टी लैंग्वेज के बारे में समझ में आता है, क्योंकि हमने सीडीपी पढ़ा हुआ। अब डी ऑप्शन को एक बार हम देख लेते हैं, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी। अब सोचिए, यहाँ पर हमने आपसे बताया ना, अनेक कुछ चीजें होती हैं जो कीवर्ड के रूप में काम करती हैं, जैसे कीवर्ड के रूप में अनेक भाषाएं। अनेक भाषाएं बच्चे नहीं सीखेंगे, अनेक भाषाएं नहीं, बस एक दो भाषा के बारे में बताया गया है कि एक एक्स्ट्रा भाषा बच्चे को हिंदी अंग्रेजी, उसके अतिरिक्त एक कोई भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा भाषाओं के बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर ए होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो सही हो जाता है। तो देखिए मैंने कितना आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाया। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा कब इसे घोषित किया गया था, नई शिक्षा नीति, तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, जो इसरो के कहीं ना कहीं इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने बताया हुआ है, बहुत सारे छात्रों ने हमारे साथ पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ाया था अभी पिछले संडे को, तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे प्रश्नों को वे गलत करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, थोड़ा सी बड़ी क्लास हो गई है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। बाकी मैं चाहूँगा कि अगली क्लास ऐसी बड़ी ना हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।